तो आज हम डेमोक्रेसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इमेजिन करो, अगर कल जैसे तुम्हें वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए, राइट, ना तुम अपने लीडर को चूज़ कर पाओगे, ना गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ पाओगे, तो कैसा लगेगा? ठीक है। और एक और ये क्वेश्चन बताओ, क्या तुम जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? ये बेसिक क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। चलो नहीं पता तो दुनिया की सबसे जो बड़ी डेमोक्रेसी है ना, वो इंडिया है। ठीक है। अब इंडिया में लगभग 96.8 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में, जो वोट दे सकते हैं। इसी की वजह से क्या है, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है। आज इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी को इतना सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि चैप्टर कभी नहीं भूल पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी होती क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? पहला क्वेश्चन ये है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब या सिंपल मीनिंग जो होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, राइट, बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी वो गवर्नमेंट, ठीक है, जो लोगों की है ना, लोगों द्वारा चुनी जाती है ना, और लोगों के लिए काम करती है, राइट। उसके बाद है, यानी इससे क्या है, गवर्नमेंट को पावर मिलती है लोगों से, और गवर्नमेंट का काम होता है लोगों के लिए काम करना। ठीक है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देना नहीं होता, ये बेस्ड होता है किस पे? ये बेस्ड होता है किस चीज़ पे? ध्यान से देखो, ये बेस्ड होता है हमारे फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, उसके बाद जस्टिस पे, फिर राइट्स पे और ड्यूटीज़ पे, राइट। अगर तुम एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो सबसे पहले कौन सा रूल चेंज करोगे, बताना मुझे, है ना। डिड द डेमोक्रेसी स्टार्ट्स ओनली इन द ग्रीस? क्या बता सकती हो कि जो डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं क्या वो सही में ग्रीस में स्टार्ट हुई थी? ठीक है। तो बहुत लोग सोचते ये हैं कि, अब ध्यान से देखना, क्या जो ग्रीस है वो फादर ऑफ द डेमोक्रेसी है? ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी ग्रीस से शुरू हुई थी, लेकिन ये आधी सच्चाई है ना। क्यों? इंडिया में भी हज़ारों साल पहले डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मौजूद थे। ठीक है। जैसे वैदिक पीरियड में सभा, याद रखना, जो हमारी इंडिया है वो भी पीछे नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत पहले से, यानी एंशिएंट टाइम पे, या कह सकते हैं मेडिवल टाइम पे, वैदिक पीरियड के अंदर हमारे पास भी खुद की डेमोक्रेसी थी। किस फॉर्म में थी? तो वैदिक पीरियड में ये सभा की फॉर्म में थी, उसके साथ समिति की फॉर्म में थी, विधाता की फॉर्म में थी। ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड में जो सभा, समिति और विधाता थे, नाम की असेंबलीज होती थी जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कस किए जाते थे, है ना। उसके बाद बुद्धास संघास में भी लीडर वोटिंग से चूज़ किए जाते थे। जो बुद्धास के होते थे उनमें भी लीडर किससे चूज़ किए जाते थे? बुद्धा समाज में भी जो लीडर थे वो चूज़ किए जाते थे वोटिंग के थ्रू, राइट। अब बुद्धा से याद आया तो आपको यही चीज़ याद होनी चाहिए, गौतम बुद्ध, राइट, गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे देखो। यानी डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ जैसे डिस्कशन, कंसल्टेंट एंड वोटिंग इंडिया में भी बहुत पुरानी है। यानी हम बहुत समय से इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। हम बहुत समय से इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं अपने इंडिया के अंदर। तो एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ये नहीं? बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हमें डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रूफ देखने को मिलते हैं, राइट। जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया कैसे, जैसे वैदिक पीरियड में हमारे पास 3 अलग अलग सभाएं हुआ करती थी, 3 अलग अलग टाइप की, कह सकते हैं, डेमोक्रेसी मौजूद थी। सभा होती थी, समिति होती थी और विधाता होते थे, राइट। तो ब्रिटिश रूल के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडर्न इंडिया की, राइट, मॉडर्न इंडिया की, देखो इधर, अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं
तो ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया, ये पता होगा आप लोगों को, राइट। हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट किया था, और हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हैंड रिटन है, राइट। ये भी याद रखना है, लॉन्गेस्ट एंड हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। कैसा है? लॉन्गेस्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्टेड, हैंड्स हाथ से लिखी चीज़ों को कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्टेड, या लिख लो हैंड रिटन है, राइट। जिसकी ड्राफ्टिंग की थी भीमराव अम्बेडकर सर ने, जिसको बनाने में लगभग लग गए थे कितना टाइम? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे थे टोटल उसको फ्रेम होने में। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट। इंडिया के पास वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पता चल गया आप लोगों को। अब 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका सोवरेनिटी, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है, इंडिया में सबसे पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, ये बताओ। अगर मैंने पूछा है हु इज़ द बॉस, हु इज़ द बॉस, क्या बताओगे? पीएम, प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ही मान लो, सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा इन तीनों में से पावरफुल? बाय द वे ये तीनों ही पावरफुल नहीं होते, पावरफुल होते हैं कौन? जनता, जिसे बोलते हैं पीपल ऑफ द कंट्री, राइट, है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी में फाइनल पावर जो होती है वो सिटीजन्स के पास होती है, ये चीज़ याद रखना है। पीपल इज़ द रियल किंग, पीपल इज़ द रियल किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, राइट। सेकंड आता है, ये तो हो गया हु इज़ द बॉस, यानी पावर किसके पास थी। सेकंड है रूल ऑफ लॉ, सेकंड है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ के ऊपर कोई नहीं है ना, यानी लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ के ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर हमारा कानून आता है, समझे। सिंपल सेंस ये समझना, चाहे बिलियनर हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद ही क्यों ना हो, सबका लॉ फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट लॉ हमारी कंट्री में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, सबको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। तो हर इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, कुछ राइट्स देती है उनको। जैसे कि याद रख लो, ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है ना, समानता का अधिकार। उसके बाद देती है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद देती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद देती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, यानी धर्म का अधिकार, यानी भारत में रहने वाला हर एक नागरिक अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुन सकता है। उसके बाद देती है हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि हम अपने कल्चर के हिसाब से सारी ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, हम पे किसी टाइप का कोई दबाव नहीं बना सकता है उसको रोकने के लिए, राइट, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इससे आपको याद रखना चाहिए कि 6 से लेके यहाँ पे छोटे बच्चे को, है ना, शिक्षा का अधिकार होता है, सब पढ़े सब बढ़े वाला। उसके बाद आता है यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, यानी अगर हमें लगता है हमें कोई परेशान कर रहा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी मदद भी मांग सकते हैं। उसके बाद देखो, आ जाओ, अब फोर्थ में आता है यहाँ पे 3 मैंने कौन कौन से बताया। एक है हु इज़ द बॉस, यानी किसके पास पावर है। सेकंड है रूल ऑफ लॉ,
थर्ड है फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, सेपरेशन ऑफ पावर्स, नाम से पता चल रहा होगा है ना कि पावर को कैसे बांटा जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, ठीक है तुम सब। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से याद रखोगे? एक होता है गवर्नमेंट का पार्ट लेजिस्लेचर, राइट। एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। क्या होता है? जुडिशरी, राइट। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लिख लो इसको, कि लॉज बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है ये लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी का मेन काम क्या होता है? ये लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत ध्यान से, क्या अगर एक पर्सन लॉज भी बनाए, इम्प्लीमेंट भी करे और जजमेंट भी दे तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक ही इंसान के पास सारी शक्तियां विद्यमान हो जाए, यानी देयर इज़ ओनली वन पर्सन जिसके पास लेजिस्लेचर भी हो, एग्जीक्यूटिव भी हो और जुडिशरी भी हो। तो याद रखना है कि अगर वन पर्सन यानी एक पर्सन वो किसको, लेजिस्लेचर को भी हैंडल कर रहा हो, राइट, उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये कंट्रोल कर रहा हो, साथ में वो जुडिशरी को भी कंट्रोल कर रहा हो, राइट। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं इसको? डिक्टेटरशिप, राइट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मनमानी। क्यों मनमानी? क्योंकि ये तीनों चीज़ों को खुद इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो डिक्टेटरशिप से तो मैं एक कंट्री याद रखनी है, नॉर्थ कोरिया, राइट। नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री है, ये डिक्टेटरशिप गवर्न कंट्री है। क्यों है? क्योंकि तुमने नाम सुना होगा, वहाँ पे जो उसका रूलर है किम जोंग उन, राइट, किम जोंग उन, वो वहाँ पर रूल करता है और उसने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज से अपने कनेक्शंस तोड़ रखे हैं। ये कह सकते हैं वो बहुत ही पास में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिफिकेटेड कर रखा है ना, अपने खुद को ही बंधक बना रखा है। आगे देखो, अब 5th में आएगा, हमने क्या क्या पढ़ा, देखो, हु इज़ द बॉस, ठीक है। अब हु इज़ द बॉस के लिए एक सर्टेन वर्ड है, यहाँ पे लिख लो, सोवरेनिटी, ये पॉपुलर सोवरेनिटी, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ हो गया तुम्हारा, फिर हो गया थर्ड पे फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में बता दिए सेपरेशन ऑफ पावर हो जाती है। अब 5th पॉइंट है इसका, वो है तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिंपल याद रखोगे क्या? जिम्मेदार, राइट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, विदाउट क्या? विदाउट घपलेबाजी राइट, यानी बिना किसी बिना किसी फ्रॉड के, है ना, बिना किसी फ्रॉड के कोई काम होना, है ना। तो गवर्नमेंट के लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है ऑब्वियसली। अब समझो कहीं पे भी कुछ होता है तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उस चीज़ पे फॉलो अप लेना। लोग किस चीज़ से परेशान हैं, लोग किस कानून से खुश है, किस कानून से खुश नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है ना, इसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट के एक पार्ट ने उस रूल को बनाया है और इम्प्लीमेंट किया है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट के लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक एक्ट का जिसको हम कहते हैं RTI। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आई थी 2005 में, राइट। इससे क्या सीखोगे तुम लोग? इससे याद रखना, ये हमारे पास वो टूल है, ये हमारे पास वो टूल है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट।
कि हमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमें कहीं नहीं जाना, हम सीधा RTI में उस क्वेश्चन को डालेंगे और गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल है ना, ठीक है। जिसे सिटीजन गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब तुमने इतना पढ़ लिया, अब देखो डेमोक्रेसी कितनी प्रकार की होती है, राइट। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी पेन जैसे चल नहीं रहा। तो बेसिकली याद रखना, मेनली 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है। कितना टाइप की? 2। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या है? जहाँ लोग खुद डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे लोग खुद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, लिख लेना इसे, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में तो तुम बना ही लोगे। जहाँ पर या जहाँ लोग खुद डिसीजंस लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल पूछ लेगा तुमसे तो एग्जाम्पल लिख देना स्विट्जरलैंड, राइट। ओके। और एक होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि इसमें ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसलिए एक और नाम से जाना जाता है इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या होगा? जहाँ लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, अलॉट, माय बैड। तो इसमें तुमने क्या देखा? जैसे तुम्हें इसका याद आएगा MLA, है ना। हम MLA चुनते हैं, हम अपना CM चुनते हैं, हम अपना PM चुनते हैं, राइट। तो हम यानी हमारे भारत में जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, राइट। इसमें मुझे MLA का फुल फॉर्म भी बताना है ना। CM का PM का तो मान के चल रहा हूँ तुम लोगों को पता ही होगा। अब याद रखना है, जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की मैं बात करूँगा ना, तो इसमें भी 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। कैसे? एक डेमोक्रेसी होती है इसमें, एक डेमोक्रेसी उसमें होती है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। नाम से पता चल रहा होगा, प्रेसिडेंशियल, यानी जिसमें प्रेसिडेंट का मेन पावर होता है, जिसके पास, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और एक हमारे इंडिया वाली जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। तुमने देखा होगा जब भी हम अमेरिका की न्यूज़ सुनते हैं तो वहाँ का जो हमेशा एक सेंटर्ड फेस रहता है ना, वो हमेशा वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, जो कि फ़िलहाल में डोनाल्ड ट्रंप है, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये भी 2 अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो ओवरऑल जो पावर है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं उसके प्रेसिडेंट के पास है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे इंडिया में मैंने क्या बताया था, इंडिया में जस्ट अभी तुम्हें बताया था यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है, राइट, कि पावर को सेपरेट कर दिया जाता है ना। तो याद रखना है तुम्हें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या लोगे? USA। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या एग्जांपल लोगे? बहुत अच्छा, अपना देश यानी इंडिया, राइट। आगे देखो, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सा कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है? अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं इंडिया, USA एंड स्विट्जरलैंड, तो ऑब्वियसली तुम स्विट्जरलैंड पे लगाओगे, राइट। आगे देखो, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब बात यहाँ पे ये रही कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, याद रखना। यानी हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी 2 तरह की, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस, राइट। और उसके बाद आती है राज्यसभा, अपर हाउस। उसके बाद सबसे जो टॉप पे बैठते हैं ना हमारे कंट्री के अंदर, वो बैठते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जो भी रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राइट। यानी कह सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर लेयर ऑफ
गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, या कह सकते हैं लेयर ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं हमारी कंट्री के लिए और हमारी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक था इस चैप्टर का, ठीक है। तो सीखा क्या क्या आज हमने सीखा डेमोक्रेसी क्या होती है, राइट। इंडिया में कैसी टाइप की डेमोक्रेसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या थी, हमने टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, राइट। और इंडिया के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला क्या है कि 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं इंडिया के अंदर। याद रखना चाहिए, 96.8 करोड़ वोटर हैं इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। और दूसरा फैक्ट याद रखना है कि इंडिया के अंदर पता है तुम्हें 10 लाख पोलिंग स्टेशन समझते हो, जहाँ पे लोग वोट देते हैं वो हैं, और ये भी मोर देन 10 लाख होंगे। थर्ड क्या है कि मान लो किसी जगह पे केवल एक वोटर है ना भाई, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन होती है ना। यानी यहाँ पे जो है इक्वालिटी को इतना अच्छे से रखा गया है कि एक वोटर के लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाई जाती है, ओके। फोर्थ क्या रहा यहाँ पे कि इंडिया में लगभग 2800 प्लस पॉलिटिकल पार्टी है। ये सारे फैक्ट याद कर लेना चाहिए तुम्हें, राइट। और फिफ्थ है कि हमारे पास 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस है। स्केड्यूल मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं लैंग्वेज। बाकी तुम्हें पता है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे पास 1600 से ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज है, राइट। यानी हम इसलिए हमारी डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।